So we have seen Ketu, Venus, then Sun, and Moon nakshatras so far. Today we will see the Mars nakshatra, Mangal. मंगल का नाम लेते ही सबके मन में थोड़ा सा डर निर्माण होता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि मंगल भी मंगल करने वाला है, शुभ है। तो ये कैसे है, तो हम नक्षत्रों के द्वारा जान लेंगे। तो टुडे वी आर सीइंग अबाउट द मार्स नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र। तो 3 मंगल के नक्षत्र आज हम देखने वाले हैं। वन ऑफ देम इज स्टार्टिंग इन द टॉरस, वृषभ राशि, जो कि पृथ्वी तत्व की राशि है और इमूवेबल राशि है। तो वहां उसका एक 2 चरण आते हैं। आधा नक्षत्र उसमें आता है फ्रॉम 23 डिग्री 20 कलास टू 30 डिग्री इन टॉरस, एंड जेमिनी में 0 डिग्री टू 640 कला। ऐसा 13 अंश 20 कला का एक नक्षत्र, जिसका नाम है मृगशीर्ष या मृगशिरा, या जिसको मृग ऐसे कहा जाता है। और ये 2 इसमें बटा है, 2 तत्वों में बटा है। एक पहला तत्व उसका क्या है, इमूवेबल है, वृषभ राशि है, टॉरस राशि है। और सेकंड फिर वो तत्व कौन से में जाता है, मरकरी के ड्यूएल मिथुन जेमिनी में जाता है, क्योंकि ड्यूएल तत्व में जाता है। तो वहां उसका जो विचार करने की प्रक्रिया है, उसका आचरण विचरण, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, क्योंकि वो तत्व बदलता है, वैसे ही राशि लॉर्ड भी चेंज होता है। जैसे शुक्र की राशि है टॉरस, फिर जेमिनी इज द राशि ऑफ द मर्क्यूरी, बुध की राशि है। तो शुक्र मंगल, फिर जेमिनी में बुध मंगल, ऐसे उसका हम विचार करने वाले हैं। तो इसका जो प्लांट है तो दैट इज खैर, मतलब जो कत्था बोलते हैं, जो हम पान खाते हैं ना, तो उसमें हाँ, वो पान जो रंग लाता है, तो वो रंग कत्थे की वजह से ज्यादा करके आता है और चूने की वजह से। तो कत्था उसको कहा जाता है, इसको खैर ऐसा संस्कृत में भी नाम दिया गया है। और इसका डोनेशन है खीर, चावल की खीर बनाई जाती है, जो कि इसकी जो देवता है, सोम देवता, उसको बहुत पसंद है। तो इसलिए जब कोई संकष्टी चतुर्थी होती है, पूर्णिमा के बाद चौथे दिन जो तिथि आती है, उसको चतुर्थी कहा जाता है। और उस चतुर्थी के दिन फिर लोग कई लोग उपवास रखते हैं गणपति जी का। फिर और उपवास रखने के बाद में शाम को 9:30 9:30 9:45 के आसपास क्या होता है कि चंद्र दर्शन होता है। तो चंद्र दर्शन जब होता है, तभी वो चंद्र की आरती की जाती है और उसको ये चावल की खीर का नैवेद्य दिखाया जाता है। ऐसी एक प्रथा है, श्रद्धा है, और बहुत सारे लोग करते हैं। तो वो क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो जो तिथि है, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, ये जो तिथियां मानी गई है, वो एक्चुअली अशुभ तिथि है, इनऑस्पिशियस है। तो इसमें कोई भी निगेटिव परिणाम हमको नहीं मिले, हम पर कोई भी संकट न आए, इसके लिए संकट का मोचन करने वाले संकट मोचक श्री गणेश जी, ऐसा वो संदर्भ पुराणों में दिया गया है। अभी जैसा कि हम जानते हैं कि मृग, मृग का मतलब क्या होता है, डियर, हरिण। तो ये जो हरिण है, वो हरिण के जो क्वालिटीज है, वही क्वालिटीज इस नक्षत्र में हमें देखने को मिलते हैं। चाहे वो क्वालिटीज हो या वीकनेसेस हो, दोनों प्रकार से हमें यहाँ वो हम देखेंगे। तो वृषभ में क्या है कि वृषभ, उसकी एक कभी सुंदर कथा है जो मैं आपको बताता हूँ। क्या हुआ था कि दक्ष, दक्ष एक राजा था, और उस राजा की एक कन्या, उसका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ। उसका नाम पार्वती था। तो भगवान शंकर जी कैसे थे, एकदम भोले भाले, गरीब से साधारण, कोई बड़े जाव ना करने वाले, और वैराग्य प्राप्त किए हुए। तो उनको वो जमाई पसंद नहीं आता था। तो एक बार क्या हो गया कि दक्ष ने अपने राज्य में बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, और वो आयोजन करने के बाद में उसने सभी लोगों को निमंत्रण दिए, लेकिन
अपने खुद के जमाई को निमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि उससे उनकी बनती नहीं थी। तो लेकिन पार्वती ने सोचा कि चलो ठीक है, हमें निमंत्रण नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पिता का ही तो यज्ञ है। और ऐसा कहकर वो खुद चली गई, शंकर जी नहीं गए। और वहां पार्वती के जाने के बाद में, जब भृगु महर्षि यह यज्ञ जो था वो संपन्न कर रहे थे, तो वहां पार्वती के जाने के बाद में उसकी तरफ किसी ने देखा नहीं। तो कोई मान सम्मान नहीं दिया गया, और वो बहुत ही अपमानित उल्टे किया गया कि अ, इसके पति ऐसे है वैसे है, निंदा की गई उनकी। तो पार्वती को बहुत दुख हुआ, और पार्वती ने क्या किया, उस जो यज्ञ था बहुत बड़ा, तो इस यज्ञ में कूदी मार ली, कूद गई। और उस यज्ञ में कूदने के बाद में कि जैसे ही शंकर जी को ये पता चला, तो वो वहां आए, और उन्होंने उस यज्ञ को तहस नहस कर दिया। और वहां से जो उस यज्ञ की देवता है, तो हरिण का रूप लेकर आकाश में स्थापित हो गई। ऐसा एक कथा पुराण में कहा गया है। इसके लिए इसको मृगशीर्ष ऐसा कहा जाता है। तो वहां दक्ष की उन्होंने क्या की, बहुत निर्भत्सना की, और यज्ञ को तहस नहस कर दिया। तो एक ऐसी कथा है। दूसरी एक कथा ऐसी कही जाती है कि एक प्रजापति थे, कि प्रजापति की और एक सुंदर कन्या थी। तो एक बार क्या हो गया कि उनके मन में क्या है कुछ पता नहीं, कि वो सम्मोहित हो गए। तो वो कन्या हरिण के रूप में भागने लगी, और वो प्रजापति उसके पीछे भाग रहा है सम्मोहित होकर। तो ये दृश्य जब भगवान शंकर जी ने देखा, तो उन्होंने क्या किया, अपना बाण निकालकर उस व्याध को, उस प्रजापति को मार दिया, और उस हरिण रूपी जो कन्या थी उसका रक्षण किया। इसके लिए इस नक्षत्र के जो चित्र है, जो हरिण हरिण के मुंह जैसा चित्र दिखता है, फिर एक शर जैसा एक चित्र उसमें दिखाई देता है। तो ये अपने आप में ऐसी कथा परिकल्पनाओं से जुड़े हैं। तो इनका हम बहुत अच्छा उपयोग प्रेडिक्शंस में कर सकते हैं। कि जैसे क्या है कि मृग क्या है, कि मृग ये बहुत ही स्पीडली भागने वाला, दौड़ने वाला ऐसा एक क्रिएचर है, एनिमल है, और वह बहुत ही चंचल है। कोई भी हरिण आपने कभी देखा होगा कि घंटों एक जगह बैठा हुआ है, तो नहीं बैठता है। तो वो जोर से इधर उधर भागते रहता है, टहलते रहता है। और जैसे ही उसको किसी खतरे की आशंका लगी, तो वो जोर से भागकर वायु तत्व से, मतलब बहुत खुदी लगाते हुए भाग जाता है। तो ये इसके मन में एक डर भी है, और एक फोबिया है। तो हम साइकोलॉजिकली देखने जाएंगे, तो इनके मन में हमेशा एक फोबिया और डर लगा रहता है कि इनका कोई ना कोई पीछा कर रहा है, ऐसे। इसलिए वो एक बात यहाँ पर हमें ध्यान देना आवश्यक है इस नक्षत्र के बारे में। उसके बाद में दे आर ऑलवेज वॉन्डरिंग हियर एंड देयर कॉन्स्टेंटली फॉर सर्चिंग द पार्टनर फॉर द बेटरमेंट ऑफ लाइफ। पार्टनर के तलाश में वो हमेशा घूमते रहते हैं। और उसके बाद साथ साथ दे आर वेरी एक्टिव, बहुत एक्टिव रहते हैं, स्पीडी इन नेचर रहते हैं, क्रिएटिव रहते हैं। लेकिन उनमें वीकनेस क्या है, कि दे आर अनस्टेबल एंड रेस्टलेस। सो अगर उन्हें खुद को डेवलप करना है, तो उन्हें अपने मन की स्वास्थ्यता का ख्याल रखना पड़ेगा, मन का स्वास्थ्य अच्छा करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड जो है वह अच्छी करनी पड़ेगी। तो फिजिकली भी वो क्या है, वीक है। और हरिण में क्या विशेषता है, अभी जैसे कस्तूरी मृग कहा जाता है। कस्तूरी मृग या संकल्पना में क्या है कि वो एक ऐसा मृग है जिसके नाभि में, नाभि के आसपास कस्तूरी होती है, और उस कस्तूरी का सुगंध चारों ओर फैला हुआ रहता है। तो उस खुद को ही पता नहीं कि वो कहाँ है। तो वो जिंदगी भर मानो उस कस्तूरी के पीछे भागता है, तो उस सुगंध के पीछे भागते रहता है कि ये सुगंध खुशबू कहाँ से आ रहा है। इसका मतलब यही है कि उसमें
अपने खुद के बारे में जो मिसकंसेप्शन होते हैं, वो मिसकंसेप्शन बहुत हद तक हो सकते हैं कि जैसे कभी-कभी वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के हो सकते हैं, उसी तरह से सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के भी हो सकते हैं। लेकिन वो दोनों में से एक होता ही है कि जिसको हमें काउंसलिंग टेक्निक्स में यूज़ करना होता है या उसको जो डिसीज़ेज़ वगैरह होते हैं, वो समझने उसको डायग्नोसिस करने के लिए और क्यूरिंग करने के लिए भी इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। तो इस तरह से इनकी जो मानसिकता है, उसको हमें पहले समझना चाहिए कि पृथ्वी तत्व में पहले उनकी मानसिकता अलग होती है कि एक रोमांटिसिज्म होता है, एक सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन उनको चाहिए, तो उसके लिए वो घूमते रहते हैं। और जब मिथुन राशि में मृगशीर्ष नक्षत्र आता है, तो उनकी जो पसंदीदा चीज़ें हैं, वो चेंज हो जाती है कि उनको एक विहार तत्व चाहिए, उसके बाद में एक्सप्रेशन चाहिए, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए, जो कि वो लेखन, वाचन इत्यादि द्वारा कर सकते हैं। तो वो बात यहाँ पर महत्व की होती है और इनके पैरों में बहुत बड़ी ताकत होती है। इसके लिए जो भी खेल है, कि जिन खेलों में एक चपलता चाहिए, ये बहुत ही एक्टिवनेस चाहिए और पैरों में ताकत चाहिए मूवमेंट्स के लिए, फास्टर मूवमेंट्स के लिए, तो वो खेलों में इनके चमकने की जो पॉसिबिलिटीज़ है, वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ स्टेफी ग्राफ का हम उदाहरण ले सकते हैं। तो स्टेफी ग्राफ एक महान टेनिस की खिलाड़ी थी, जिन्होंने बहुत सारे ग्रैंड स्लैम भी जीते थे और कभी नंबर 1 पर भी वो वर्ल्ड में हुआ करती थी। तो ये उनके भी पैरों में एक नजाकत थी और जो मूवमेंट्स कोर्ट पर किया करती थी, वो लाजवाब थी एंड शी वाज़ वेरी ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी आल्सो। तो ये मृगशीर्ष मंगल खेल के लिए और बाकी जो चीजें हैं उस सब के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जैसे रेलवे है या बसेस है लोकल अथॉरिटी के, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में या जैसे एयर सिस्टम है हमारा, एरोप्लेन्स वगैरह चलते हैं, तो इन सभी में ये लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और काम करते हैं क्योंकि वहाँ वायु तत्व की आवश्यकता है और मार्स की भी आवश्यकता होती है और इसलिए वो ये लोग जो मृगशीर्ष नक्षत्र के, वो इस क्षेत्र में ज्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद में अ, वो तत्वज्ञानी भी होते हैं और उनका तत्वज्ञान कैसे होता है कि आधुनिकता से मेल खाता हुआ, एकदम आधुनिक और नया विचार वो लाते हैं कि जो किसी ने सोचा ही नहीं आज तक। जैसे अध्यात्म है, तो अध्यात्म के बारे में जैसे आचार्य रजनीश उर्फ ओशो, इनका भी मृगशीर्ष नक्षत्र यह लग्न स्थान में था, लग्न का नक्षत्र उनका वही था। तो उन्होंने क्या विचार व्यक्त किए थे कि संभोग से समाधि तक, मतलब स्पिरिचुअलिटी को एक अलग लेवल से उन्होंने ये आगे रखने की कोशिश की थी, जो कि उस जमाने में बहुत ही प्रसिद्ध पॉपुलर इस दुनिया में हुआ था। तो ऐसे ओशो जी भी इस नक्षत्र के अंदर आते हैं। उसके बाद में अशोक कुमार उर्फ दादा मुनि, जिन्होंने बहुत सारे हर प्रकार के रोल चित्रपट सृष्टि में किए, तो वो भी यहाँ पर इस नक्षत्र के संबंधित व्यक्ति, फेमस व्यक्ति है। तो ऐसा ये मृगशीर्ष नक्षत्र, यह आपको यश तो देता है लेकिन दूसरों के सहारे देता है। मतलब खुद बहुत बड़ा यश प्राप्त करने की क्षमता इनमें थोड़ी सी कम होती है बिकॉज ऑफ सर्टन वीकनेसेस ऑफ द माइंड एंड फिजिकल कैपेसिटी। तो इसलिए जो बॉडी पार्ट्स है, लेग्स है, आईज है, ये इसमें आते हैं। तो हमने देखा है कि डियर की आंखें जो है कितनी सुंदर होती है, तो उसके पैर पैर जो है वो दुबले पतले होते हैं लेकिन उसमें कितनी शक्ति होती है, कितनी बड़ी दौड़ वो लगाते हैं, कितनी बड़ी छलांग लगाते हैं। तो ये छलांग लगाने का, ये जो डेवलपमेंट करने का जो एक जज्बा है, एक आग है, ये मृगशीर्ष नक्षत्र में होती है और उसको लेकर आगे चलते ये लोग हमेशा प्रगति की ओर अग्रसर रहते हैं। तो इसमें बहुत सारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स, क्योंकि डियर जो रहता है वो फॉरेस्ट में रहता है,
सेंचुरीज में रहता है, फॉरेस्ट में रहता है। उसके बाद में वृषभ राशि के कॉम्बिनेशन में म्यूजिशियंस वगैरह आते हैं, बहुत सारे कलाकार लोग, राइटर आते हैं, वर्किंग पीपल आते हैं, तो बहुत सारे लोग इसमें आते हैं। तो ये वृषभ और मिथुन राशि में रहने वाला नक्षत्र था मृगशीर्ष नक्षत्र। हाँ, उसके बाद में दूसरा मंगल का जो नक्षत्र आता है वो आता है, हेलो जरा प्लीज म्यूट करना, प्लीज म्यूट योर सेल्फ, थैंक यू। दूसरा आता है चित्रा नक्षत्र है। चित्रा इज द वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस नक्षत्र ऑफ मार्स। मंगल का सबसे जर अगर सफल, यशस्वी करने वाला और शुभत्व देने वाला जो नक्षत्र है तो वो चित्रा है। तो दिस पीपल, दिस स्टार इज कॉल्ड एज द स्टार ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब इनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं और उस अपॉर्चुनिटीज का उपयोग करके ये अपने जीवन में विकास, प्रगति करते हुए दिखाई देते हैं। सी दे आर वेरी कैलकुलेटिव नेचर। जब कन्या राशि में, वर्गों में मार्स होता है 23-20 से लेके 30 डिग्री तक, तो उसका साथ जो संबंध है, रिलेशन है, वो बुध के साथ है, क्योंकि वर्गों का जो लॉर्ड है दैट इज मर्क्यूरी। ओके, सो वी आर सीइंग द नक्षत्र चित्रा, एंड चित्रा नक्षत्र is very auspicious. They are very intelligent people. They are highly intellectual people. Then they have so much of technical knowledge, you can say. And in the Virgo Rashi, because Buddha and Mercury and Mars combination is there. So they are very calculative and mathematical calculations में और ज्योमेट्री में वो बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए वो इंजीनियर बहुत अच्छे बन सकते हैं। See, एक स्टोरी है यहाँ पे, अयप्पा मंदिर सब लोग गए होंगे। तो अयप्पा ये जो देवता है, यह आदि विष्णु स्वरूप और आदि शिव स्वरूप ऐसे समझी जाती है, ऐसे मानी जाती है। जिनका दक्षिण में बहुत सारे मंदिर फेमस है और हमारे मुंबई में भी कई सारे मंदिर है, तो अयप्पा मंदिर के नाम से हम जानते हैं। तो इसकी जो स्टोरी है कि एक महिषी नाम की जो राक्षसी थी, तो उस राक्षसी को वर मिला था ब्रह्मा का। तो वर मिलने के बाद में वह बहुत, जैसे हमेशा होता है कि वह लोगों को तकलीफ देने लगी, और फिर उसकी वजह से सब लोग एकदम तकलीफ में आ गए। फिर वो वर ऐसा था कि वह किसी एक व्यक्ति के जन्म हुए व्यक्ति से मृत नहीं होगी, उसको कोई मार नहीं सकता है। उसके बाद में उसको एक छोटा बालक ही मार सकता है, कोई बड़ा नहीं मार सकता। मतलब बहुत सारे उसमें ऐसे कंडीशंस थे। तो ये वर मिलने की वजह से, तो अभी क्या किया जाए, क्या किया जाए, इसके बारे में वो सोच रहे थे। तो उसके विष्णु स्वरूप और शिव स्वरूप, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से एक बालक जो बना, वो ये भगवान अयप्पा जी थे, जिन्होंने फिर इस राक्षसी का वध किया था। ऐसी एक स्टोरी वहां पर हमारे पुराणों में कही जाती है। और उसके बाद में ऐसा भी माना जाता है कि यह एक शुक्राचार्य का पुत्र था। इसकी जो देवता है त्वष्टा, मतलब इसकी देवता त्वष्टा नाम की एक देवता है, जो कि आर्किटेक्ट है और इंजीनियर है। भगवान का जो इंजीनियर और आर्किटेक्ट हुआ करते थे, उसका नाम त्वष्टा था। तो ये शुक्राचार्य का पुत्र था। और शुक्राचार्य कौन थे? राक्षसों के गुरु थे, है ना। और उसकी जो माता थी, वह माया नाम की माता थी। और जो कि भगवान के जो गुरु थे, देवों के गुरु थे बृहस्पति, उनकी बहन थी। सो इट इज ऑल टुगेदर द कॉम्बिनेशन ऑफ कि गॉड
गॉड का भी कॉम्बिनेशन है उसमें, और डेविल फोर्सेस का भी, डेमन्स का भी है, राक्षस का भी है। तो ऐसे इससे जन्मे हुए त्वष्टा थे, ऐसा एक माना जाता है। और वो माया के पुत्र थे, इसलिए माया मतलब क्या, माया मोह, ये जो हम समझते हैं। तो इसके लिए ये नक्षत्र के जो लोग हैं, वह बहुत सारे डिलीजन्स में आ जाते हैं, माया मोह में आ जाते हैं। और इसलिए अगर वो माया मोह से उभर कर बाहर आए, तो फिर दे फिट देयर एनिमी एंड दे गॉट द वेरी हाईएस्ट सक्सेस इन देयर लाइफ। तो फिर उनको बहुत बड़ा सक्सेस मिलता है। सो ही इज अ ग्रेट इंजीनियर। सो दे हैव स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर, ये लोगों को होता है। और जब वर्गों में होता है, वर्गों में वो नक्षत्र है चित्रा, तो दे आर वेरी गुड आर्किटेक्ट, वेरी गुड इंजीनियर्स, वेरी गुड डिजाइनर। और जब व्हेन इट कम्स एंटर्स इन द लिब्रा राशि, तुला राशि, जिससे कि यहाँ दिया गया है, तो शुक्र के साथ, शुक्र मंगल जुड़ने के कारण वो चित्रपट सृष्टि में, एक्टिंग के क्षेत्र में, या जहाँ प्रदर्शन है, बहुत बड़ा ग्लैमर है, वहां पर ये अच्छा काम करते हैं और इनको अच्छी सफलता मिलती है, ऐसा हम कह सकते हैं। इनको बहुत सारे शत्रुगण होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्पष्ट वक्ता होते हैं और सीधा बोलने में विश्वास रखते हैं। तो इसके लिए दे आर वेरी क्रिटिकल, क्रिटिक्स करने वाले होते हैं, टीका करने वाले होते हैं, आलोचना करने वाले होते हैं, खास करके वर्गों में जब मृगशीर्ष नक्षत्र आता है। तो इसकी वजह से इनको शत्रु भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो दे आर वेरी गुड इन एनालिटिकल वर्क। तो ये जो शत्रु लोग हैं, वो उनमें ज्यादा से ज्यादा अड़चने निर्माण करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शंस लाएंगे। इसके लिए इनको चाहिए कि अपने जो बोलने पर काबू रखें, और बोलने पर काबू रखेंगे और किसी का मन दिल दुखाएंगे नहीं, तो इनके शत्रुओं की जो संख्या है वो बहुत कम होगी, सीमित रहकर जाएगी, जिसका कि बुरा असर उनके डेवलपमेंट पर और लाइफ पर नहीं पड़ेगा। सो इट इज नॉट नेसेसरी टू ऑलवेज बी वेरी टू द critics for everything, and being a judgmental for everything, and being a लॉजिकल फॉर एवरीथिंग। तो ये जो ज्यादा एक्सेसिव लॉजिकलनेस है, यह इनका अवगुण है। खास करके यह अवगुण हमें वर्गों में 23 से 30 तक, जिनका भी प्लानिटरी पोजिशन या लग्न नक्षत्र आएगा या मूल नक्षत्र आएगा, तो उसमें देखने को मिलते हैं। और जब शुक्र के साथ में जुड़ा जाता है, तब उनमें जरा सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा होना, यह थोड़ा सा निगेटिव कॉम्बिनेशन वहाँ शुक्र मंगल कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलते हैं। और जिसकी वजह से उनको उस परिस्थिति से, माया से, काम क्रोध मद मत्सर मोह, ये जो अवगुण है छह, तो उससे ऊपर उठकर आना, बाहर आना पड़ेगा, तभी इनकी प्रगति होगी। वरनता ये चीजें उनको लाइफ में डुबो देती है। दे कैन बिकम वेरी एडिक्टिव इन लाइफ बिकॉज ऑफ दिस excessive emotions. They may be very arrogant and hatredness करने वाले भी ये लोग हो सकते हैं। इनमें सहन शक्ति बहुत कम होती है। किसी ने इन पर अगर इनका, ये पूरे जग में जग की आलोचना करते रहेंगे, जग के ऊपर जजमेंटल कुछ भी बयान देंगे, लेकिन इनके ऊपर अगर किसी ने ऐसा बयान दिया, तो ये बहुत खुन्नस पकड़ते हैं। हेट्रेडनेस इनमें बहुत जागरूक होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनको तकलीफ सहन करनी पड़ती है। तो दे शुड बी वेरी, क्या बोलते हैं हमको, कि शांत रहना उनको सीखना चाहिए। और ज्यादा जजमेंटल न होते हुए, ज्यादा एक्सेसिव लॉजिकल न होते हुए, अगर वह अपने आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि इनको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती है जिंदगी में। मतलब चित्रा नक्षत्र के जो फिक्स स्टार है ना, जो कंस्टलेशन में, दे आर सो पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव रहते हैं। इसके लिए उनको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये देते हैं, औहदा देते हैं, एक ऊपर उठा के लेके जाते हैं।
इस तरह से खास करके चित्रा के जो तुला राशि के स्टार्टिंग पॉइंट के जो नक्षत्र के फिक्स स्टार्स है, वो तो बहुत ही शुभ माने गए हैं। वहां आपका लग्न बिंदु आएगा या आपका कोई भी प्लैनेट आएगा, तो वो प्लैनेट आपको बहुत ऊंचा सक्सेस लाइफ में देने की क्षमता रखता है। तो ऐसे बहुत सारी कुंडलियों में हमारा जो अनुभव है कि हमने देखा है कि ऐसे सिक्स स्टार चित्रा में आते हैं, जिसकी वजह से वो व्यक्ति एकदम बहुत ही जीनियस और अपने क्षेत्र में सर्वोच्च स्तर पर जाते हैं। तो यह करने वाला ऐसा ये बहुत ही अतिशय ऐसा नक्षत्र है, जिसका संबंध जैसे अभी अभी जिनका हाल ही में 11 तारीख को बर्थडे हुआ, वो हमारे बॉलीवुड के शहंशाह, लीजेंडरी एक्टर ऑनरेबल अमिताभ बच्चन जी, इनका जो चंद्र जो है, चंद्र नक्षत्र है, वह चित्रा में ही है। और जो शुरुआत की डिग्री में है, या 1 डिग्री के आसपास है, तो वो उस नक्षत्र के जो फिक्स स्टार्स है, उससे जुड़े हुए हैं। और इसके लिए क्या हो गया है कि उनको इतना बड़ा जो स्टेटस है जिंदगी में मिला है। दूसरा बहुत सर्वोत्तम एक उदाहरण है कि हमारे महाराष्ट्र के नहीं, इंडिया के नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड में जिनका एक सर्वोत्तम राजा के नाम से जाने जाते हैं, युग प्रवर्तक राजा छत्रपति शिवाजी महाराज। तो ये भी इनका भी चित्रा नक्षत्र था। कितना महान काम उन्होंने अपनी जिंदगी में किया, हम सब जानते हैं। और इसके लिए जो एक शौर्य चाहिए, धैर्य चाहिए, और ये युद्ध का भी एक कारक चित्रा नक्षत्र समझा जाता है। अभी हम देख रहे हैं कि चित्रा नक्षत्र में जैसे ही मंगल और केतु के कंजंक्शन हुआ, तो इसराइल और पैलेस्टीन का युद्ध शुरू हो गया। तो युद्ध का भी संबंध इस नक्षत्र में आता है, जब इसमें ऐसे कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। तो रक्तपात होना, बहुत बड़ा भीषण युद्ध होना, ऐसे परिणाम अभी वो दे रहा है मंगल के, और कुछ दिन चलेगा वो। तो मंगल का ये तो मंगल युद्ध का कारक भी है, युद्ध करने वाला ही प्लेनेट है वो, तो शांत तो रहने वाला प्लेनेट है ही नहीं। तो इस तरह से कलेक्टिव डेस्टिनी में भी इसका कुछ ये ले सकते हैं कि अभी ग्रहण भी जो होने वाला है, वो भी चित्रा नक्षत्र में ही ग्रहण होने वाला है। तो टुमारो दैट एस्पेक्ट इज देयर, एक्लिप्स इज देयर। और ये एक्लिप्स के बाद में फिर और कोई परिस्थिति थोड़ी सी अलग परिस्थिति हमें सामने आती हुई दिखाई देगी अगले कुछ दिनों में। तो ये इनका परिणाम नक्षत्रों का इस तरह से हर जगह होता है। वीपी सिंह जी जो थे, वो वीपी सिंह जी का भी चित्रा नक्षत्र के साथ संबंध था। तो कितना बड़ा उनको मतलब हमारे देश के सम्माननीय पंतप्रधान रह चुके थे। और उनके और एक खासियत थी जो किसी को बहुत ज्यादा मालूम नहीं, कि वो बहुत ही अच्छे पेंटर थे, चित्रकार थे, बहुत अच्छे चित्रकार थे वो। और वो हमेशा चित्र निकाले करते थे कि कोई अभी जो पॉलिटिक्स में क्या होता है कि समय नहीं मिलता है, लेकिन उससे भी समय निकाल कर वो चित्र निकालते थे। तो ये हॉबी उन्होंने अंतिम क्षणों तक अपने मेंटेन रखी हुई थी। तो हॉबीज का अपना बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हमारे जो छंद है, हॉबीज है, वो हमारे टेंशन को क्या करता है, खत्म कर देता है। हमारा जो प्रेशर है, एंजाइटी है, जो भी फियरनेस है, कॉम्प्लेक्सेस है, तो इसको अगर कम करना है, खत्म करना है, तो हमें अपनी हॉबीज को मेंटेन करना बहुत ही आवश्यक है। और त्वष्टा नाम की जो देवता है, और ये खुद ही एक बहुत अच्छा एक कलाकार है, डिजाइनर है, पेंटर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है। तो इसके लिए वो वहां पर वो उनको वैसे फल देता है। और वो ऐसे नक्षत्र वाले लोगों ने ये सब, इनमें से कुछ न कुछ एक हॉबी जरूर मेंटेन करनी चाहिए। दैट इज ऑल्सो द वेरी गुड रिमेडी एक्चुअली। तभी इसके जो ऑर्गन्स है, वो कौन से है कि जेनेटिकल ऑर्गन्स है, इंटेस्टाइन है, नेक का कुछ भाग है, फोरहेड है, ये सभी बातें इस नक्षत्र के अंदर आती है।
और अगर इन अवयव में कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें फिर देखना पड़ेगा कि ये नक्षत्र में कौन से प्लैनेट है, ये नक्षत्र में क्या प्रॉब्लम है। उस तरह से हमें उसको देखना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से हमें नोन टू अननोन जाना चाहिए। मतलब कैसा होता है कि जो चित्रा के जो नक्षत्र के रोग के लक्षण है, अगर वो लक्षण मैच होते हैं, इसका मतलब फिर चित्रा को पकड़ो। तो ऐसा भी हम कह सकते हैं। फिर उसके कॉम्बिनेशन को यूज़ करो, जैसे उसका जो पेड़ है, वो बेल है और पीला रंग का वस्त्र उसको दान दिया जाता है। और बेल का पेड़ तो सबको मालूम है कि भगवान शंकर जी को हम जो बेल चढ़ाते हैं, बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, तो इसके औषधि गुणधर्म बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन से हम इनके समझो इसको कुछ हीट के विकार है, तो उसपे किया जाता है। क्योंकि भगवान शंकर जी ने जब वो तांडव नृत्य किया था, ये विष का प्याला पिया था, तो विष का प्याला पीने के बाद में उनके पूरे शरीर का दाह हो गया था। तभी ये बेल का उपयोग किया था। इसके लिए बेल यह हमारे जो हीट रिलेटेड कोई विकार है, तो उसके ऊपर भी बहुत अच्छी तरह से उसका यूज़ किया जाता है। ये ऐसा उसका संदर्भ वहाँ से हमें लेना चाहिए। बहुत कुप्रसिद्ध है, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति का निधन होता है, तो पहला प्रश्न यही ज्योतिषी को या एस्ट्रोलॉजर को पूछा जाता है, "अरे आज धनिष्ठा नक्षत्र तो नहीं है, या धनिष्ठा पंचक तो नहीं शुरू हुआ है?" हमेशा ये प्रश्न हमारे पास आता है कि कोई किसी व्यक्ति का दुर्दैवी अंत होने के बाद में वो पहले फ़ोन ऐसे करते हैं कि ज़रा महाराज देखिए तिथि कौन-सी थी और धनिष्ठा नक्षत्र तो नहीं है, धनिष्ठा पंचक तो नहीं है, ऐसा प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो धनिष्ठा नक्षत्र को अशुभ समझा जाता है, लेकिन वो जितना अशुभ समझा जाता है, उतना अशुभ बिल्कुल नहीं है। वो खाली वो मृत्यु के बारे में जो गरुड़ पुराण में वगैरह लिखा है कि धनिष्ठा नक्षत्र के ऊपर अगर किसी की मृत्यु हो, तो वो अशुभ है, तो उसकी शांति विधि करनी चाहिए। या धनिष्ठा से आगे लेकर चलने वाले जो 5 नक्षत्र है, अंतिम नक्षत्र है, जैसे धनिष्ठा के बाद में आता है शततारका, फिर पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती, ये 5 नक्षत्र हैं। तो इन 5 नक्षत्रों में किसी की अगर मृत्यु होती है, तो शांति विधान अ, कहा गया है शास्त्रों में, तो करना चाहिए। नहीं तो ऐसा जो डर की भावना लोगों में है कि अगर ऐसा नहीं किया, तो जो व्यक्ति गया है उस क्षेत्र के या उसके रिश्ते के 5 लोग जाते हैं। ऐसा ही कोई एक उनकी परिकल्पना है। तो हमें कुछ इसके बारे में पता नहीं। हम तो उसको एक शास्त्रीय दृष्टि से उसका कैसे उपयोग करना चाहिए, वो देखने वाले हैं। तो इट इज़ रॉन्गली इंटरप्रेटेड नक्षत्र है, जो कि मिसअंडरस्टूड बाय द पीपल। एक बहुत बड़ा काम करने वाला ऐसा महान पराक्रमी नक्षत्र है धनिष्ठा। धनिष्ठा नाम में ही क्या है, धन और इष्ट। धन मतलब वेल्थ, तो ये बहुत ही रिच ऐसा नक्षत्र है। मतलब जैसे हमने कहा था कि वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र, ये बहुत ही रिच लोग होते हैं। तो उसके बाद में धनिष्ठा, ये भी दे आर वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल। उनके पास धन हमेशा आते रहता है, बिकॉज़ दे हैव लॉट ऑफ एफर्ट्स इन देयर एक्टिविटीज़। तो अपनी एक्टिविटीज़ में बहुत सारे एफर्ट्स डालते हैं और उनको मतलब ये जो अपनी डेस्टिनी है, दैट डेस्टिनी आल्सो हेल्प देम अ लॉट। दे आर वेरी फेमस पर्सनैलिटीज़ इन सोसाइटी। सोसाइटी में वो बहुत फेमस रहते हैं। उनका नाम होता है, एक पतदार, वज़नदार व्यक्ति के रूप में वह प्रसिद्ध रहते हैं। दे हैव वेरी गुड इंट्यूशंस आल्सो, और बहुत अच्छी एबिलिटीज़ है। दे आर वेरी विज़नरीज़ पीपल, मतलब लॉन्ग टर्म का जो भी प्लानिंग करने वाले व्यक्ति धनिष्ठा नक्षत्र के होते हैं। एक तो अगर कैप्रिकॉर्न में, मकर राशि में
शनि और मंगल, ऐसा उनका कॉम्बिनेशन है, तो दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। तो वहाँ थोड़ा-सा इंटेलेक्चुअल ये कम हो जाता है। शनि की जो 2 राशियाँ हैं, एक कैप्रिकॉर्न और दूसरी एक्वेरियस। तो कैप्रिकॉर्न इज़ अ हार्ड वर्किंग और फिजिकल राशि है, जिनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उतना करने के बावजूद क्या होता है कि 50% ही मिलता है उनको। जो परिणाम है, वो 50% ही मिल पाता है। व्हेयरएज़ इन कुंभ राशि ये प्रमाण चेंज हो जाता है कि उनको डेस्टिनी की बहुत सारी हेल्प मिलती है, एंड दे आर आल्सो वेरी हार्ड वर्कर, बट विथ टेक्निक। वो जो टेक्निक का यूज करते हैं ना, दैट मेक्स द डिफरेंस। और इसकी वजह से दे आर वेरी हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल। एक्वारिस इज द हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल राशि को कहा जाता है कि सबसे बुद्धिमान राशि अगर कोई होगी तो एक्वारिस है। और उस एक्वारिस में अगर धनिष्ठा नक्षत्र आता है मंगल का, तो वो बहुत ही पराक्रमी वीर होते हैं, बहुत ही युद्ध खेलकर हमेशा जीतने वाले व्यक्ति इसमें जन्मे हैं। जैसे कि हमारे महाभारत के भीष्म पितामह थे। तो ये भीष्म पितामह की कथा सबको पता है ना? कि ये बहुत ही एक महान शूर पराक्रमी ऐसे युवराज थे, शंतनु के लड़के। और उन्होंने जब ऐसे कहा, एक बार प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? कि उन्होंने देखा कि अरे शादी के बाद में संसार, फिर वो बच्चे आपस में झगड़ते हैं प्रॉपर्टी के लिए, राज्य के लिए, फिर खून खराब होता है वगैरह वगैरह वगैरह। तो उनको ऐसा लगा कि अरे मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। बस, फिर क्या था, उन्होंने ताबड़तोड़ एक प्रतिज्ञा कर ली कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, और इस हस्तिनापुर की रक्षा के लिए मैं जीवन के अंतिम क्षण तक कार्य करते रहूंगा, मैं हस्तिनापुर कभी नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा उन्होंने की। तो ये प्रतिज्ञा करना, ये इस नक्षत्र की क्या है, एक लिमिटेशन भी है और स्ट्रांगनेस भी है। स्ट्रांगनेस किसके लिए है? जो समझो इनएक्टिव लोग हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बच्चे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि चलो एक कागज पे लिख डालो कि तुम क्या क्या करना चाहते हो। गिव द सेल्फ कमिटमेंट। और ऐसे सेल्फ कमिटमेंट उनसे लिखवा लो, तो फिर क्या हो जाएगा कि बिहेवियर में, के विचारों में बहुत सारा परिवर्तन हमको देखने मिलेगा। इज द वेरी ब्यूटीफुल यूज ऑफ दिस नक्षत्र। वेयर जो ऑलरेडी जिनका स्टेटस बहुत बड़ा है, जो स्थापित व्यक्तिमत्व है, तो उनको कभी भी अपनी कमिटमेंट किसी को इस तरह से नहीं देनी है, क्योंकि कमिटमेंट देने के बाद में वो फंस सकते हैं, तो उनके ऊपर लिमिटेशन आ सकते हैं। दे कैन बी ब्लैकमेल्ड। जैसे कि भीष्म पितामह जी को दुर्योधन हमेशा ब्लैकमेल करता था, धृतराष्ट्र ब्लैकमेल करते थे, क्योंकि उनको पता था कि इनको हमने कुछ भी किया तो भी ये छोड़ के जाने वाले है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है। सो दैट प्रतिज्ञा करने की जो बात है, यह इनको कभी नहीं करनी चाहिए, या बहुत ही सोच समझकर सब निर्णय लेने चाहिए। अपनी जो डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, वो किसी को देते वक्त हजार बार सोचना चाहिए, और उसमें से बाहर निकलने का एक रास्ता भी होना चाहिए। तो ऐसी ही कमिटमेंट वो लोगों को दे तो उनके लिए अच्छा होगा, वरना उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। तो यहाँ पे शनि की राशि से फिर शनि की दूसरी राशि है, एक एक जो राशि है वो चर राशि है शनि की, और दूसरी जो राशि है वह स्थिर राशि है, कुंभ राशि, एक्वेरियस राशि। तो दोनों में मंगल का जो प्रभाव है वह अलग रहेगा, ये भी हमने वहां पे देख लिया है, समझने की कोशिश की है। मतलब धनिष्ठा का मंगल भी बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देता है इसमें कैप्रिकॉर्न में भी, क्योंकि वहाँ मकर राशि में मंगल उच्च राशि का ग्रह समझा जाता है कि चर पृथ्वी तत्व, आई रिपीट, कि चर और पृथ्वी तत्व, ये दोनों तत्व मंगल के लिए बहुत ही लाभदायी है। तो इसलिए
वहां पर वो बहुत संपत्तिवान होगा, बहुत ही अच्छा एक बड़ा इंजीनियर होगा, शायद सिविल इंजीनियर हो सकता है, शायद आर्किटेक्चर हो सकता है, या शायद केमिकल इंजीनियर, माइन इंजीनियर, इसे बहुत सारे, लेकिन ही विल बी वेरी गुड इन हिज फील्ड, इतना तो हम कह सकते हैं। अभी इसकी जो देवता है, वो देवता कौन सी है? वो देवता है वसु, वसु देवता। और वसु एक नहीं है, अष्ट है, 8 प्रकार की देवता वसु मानी जाती है। वसु के पहले जो देवता ये है, वो है आपह। आपह मतलब वाटर, वाटर एलिमेंट, वाटर को ही संस्कृत में आप कहा जाता है। उसी तरह से ध्रुव, जो पोल स्टार है, ध्रुव तारा, वो पोल स्टार ध्रुव भी जो है कंस्टेलेशन में आता है, फिक्स स्टार में, तो वो भी इसके अंदर आता है कि जो एक स्टेबिलिटी देने वाला है। आप मतलब पानी है, लेकिन वो पानी कैसा है? मंत्रित किया हुआ तीर्थ है, तीर्थ रूप जल है, तो उस पानी में भी शक्ति है, उसको आप बोला जाता है। मतलब डेफिनेशन अगर आपकी चीज है तो वैसी आ जाएगी। उसी तरह से ध्रुव नाम का पोल स्टार है जो कि स्टेबिलिटी दिखाता है, और आपका एक स्वतंत्र ऐसा एक स्टेटस वहां दिखाई देता है। जैसे कि ध्रुव तारा कैसे है, फिक्स है, उसकी तो कथा आपको मालूम है कि ध्रुव नाम का एक राजकुमार था, फिर वो राजा की जो 2 पत्नियां थी, तो जो जो भी उसको पसंद नहीं थी, उसका लड़का था, तो एक बार वो राजा के इसमें आकर, गोद में आकर बैठा, तो उसकी दूसरी रानी ने उसको वहां से हकाल दिया, तो वो बहुत रूठ गया और नाराज होकर जंगल में चला गया। और जंगल में चले जाने के बाद में उसने तपश्चर्या की, और तपश्चर्या करने के बाद में वो नारद मुनि ने देखा कि अरे बालक तपश्चर्या कर रहा है, तो विष्णु जी को कहा, और विष्णु जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने उससे वर मांगने को कहा। तो फिर उसने वो वर मांगा कि मुझे भगवान ऐसी जगह दे दो जहां से मुझे कभी भी कोई भी हटा न सके, अढल पद प्राप्त करने के लिए उसने ऐसा वर मांगा, जो उसे मिला। और इसके लिए आकाश में ध्रुव तारे की जो पोजीशन है वो कभी बदलती नहीं है। इट इज अ फिक्स स्टार, ऑलवेज उसकी लोकेशन और उसका जो ये है स्टेटस है वो हमेशा फिक्स्ड है, जो स्थिरत्व देने वाला है। दूसरी एक जो धारा है, जो जिसमें पृथ्वी तत्व है, उसके बाद में अनिल है जो वायु तत्व है, सोम है मतलब चंद्र का तत्व है, जिसमें जल तत्व ही कहा जाएगा, जो ईशान्य दिशा का कारक है, उसका है। फिर अनल है या पावक, जिसको फायर बोला जाता है, अग्नि तत्व है। उसके बाद में प्रत्युष्य है। प्रत्युष्य का मतलब होता है कि भले सुबह का जो वातावरण होता है, सुबह 4:30 जब ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, उसके बाद में इसको कहा जाता है कि इसे प्रत्युष्य का समय शुरू हो गया है। तो सूर्योदय तक वो समय चलता है, 2 घंटा, 2 ढाई घंटा, तो उसको बोला जाता है। उसके बाद में प्रभास है। प्रभास ये क्या है? एक लाइट रूपी सूर्य का ही एक देवता का नाम है। और ऐसे 8 प्रकार की जो विविध प्रकार की जो वस्तुएं हैं, वस्तुएं तैयार क्या है? वो डिफेंडर है, वो आपका रक्षण करने वाले हैं। तो ये रक्षण करने वाली वस्तु देवता, इनका संबंध इस नक्षत्र से जुड़ा हुआ है। उसके बाद में शमी, शमी का पेड़ जो होता है, वो शमी के पत्ते, उनसे ये जुड़ा हुआ है, जो यूज किए जाते हैं, गणपति में यूज किए जाते हैं ना, शमी पत्र, बिल्व पत्र, ये 21 पत्रियां यूज की जाती है, इसमें से शमी पत्र एक होता है। सो इट इज अ कॉल्ड एज द गॉड ऑफ अबंडेंस। वो बहुत वेल्थ देते हैं। उसके बाद में प्रेशियस थिंग्स जो भी है, वो जिंदगी में इनको सभी देते रहते हैं, मतलब समृद्धि देते हैं, प्रॉस्पेरिटी देते हैं। दे आर वेरी गुड इन द ऑकल्ट साइंसेस, खास करके कुंभ राशि वाले। तो बहुत सारे जो महान ज्योतिषी है, वह एक्वेरियस में या इसमें कैप्रिकॉर्न में, मंगल का नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे हुए लगने वाले लोग रहते हैं। दे आर वेरी फेमस एंड दे आर वेरी कमिटेड एंड डेडिकेटेड ऑल्सो फॉर दैट शास्त्रार्थ। इससे बॉडी पार्ट्स कौन से आते हैं कि लिगामेंट्स का एक भाग जो है,
हमारे नीज के नीचे का, वो लिगामेंट्स का एक भाग उसमें प्रकार आता है। फिर हमारी बैक आती है, एनएस सिस्टम जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास है, वो भी वहां पर आता है। अभी फेमस पर्सनैलिटी कौन सी है इसमें? कि अब्राहम लिंकन जी है, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति। अब्राहम लिंकन एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने बहुत ही गरीबी से ऊपर आए और लकड़हारे का भी काम किया, बहुत सारा काम करके सीखे, और वो हमेशा चाहते थे कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूं, इसलिए वो पॉलिटिक्स में आए। लेकिन पॉलिटिक्स में आने के बाद में हर समय क्या होता था कि वो चुनाव हार जाते थे। ऐसे अनेकों समय वो चुनाव हारे, लेकिन उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, जो जीत पकड़ी थी, वो छोड़ी नहीं, और अंतिमतः वो चुन कर आए और अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। मतलब डेस्टिनी भी उसका सपोर्ट करती है जो कभी हार नहीं मानता है जिंदगी में। तो हमें जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। इसके बाद में वीर सावरकर जी, स्वतंत्र वीर सावरकर, इनका भी जो एक ये नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में चंद्र है, और उन्होंने हमारे देश के लिए कितनी त्याग किया, समर्पण किया, और जो प्रतिज्ञा की थी कि हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, वो पूर्ण की। लेकिन उनका दुर्दैव था कि स्वतंत्रता दिलाने के बाद में भी देश ने उनका जो जो रिस्पेक्ट रखना चाहिए था, या उनको जो अवार्ड्स वगैरह मिलने चाहिए थे, शायद वो नहीं मिल पाए। लेकिन उनका जो काम था हर एक क्षेत्र में, चाहे वो राजकीय क्षेत्र में था, उसके बाद में साहित्यिक क्षेत्र में भी था। मतलब उन्होंने खाली सिर्फ साहित्यिक करके भी अगर उन्होंने काम किया रहता, तो भी मुझे विश्वास है कि उनको नोबेल प्राइज मिला होता। इतना बड़ा काम उन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में भी किया है, लोग बहुत सारे लोगों को पता नहीं, वो एक बहुत महान साहित्यिक थे। तो इस तरह से जो धनिष्ठा नक्षत्र के जो कॉम्बिनेशन है कि उनको बहुत बड़ा स्टेटस मिल जाता है, और दे आर वेरी रिच पीपल, दे आर वेरी डेडिकेटेड, और एक बार वो जब कमिटमेंट करते हैं तो वो अपने आप की भी नहीं सुनते हैं। जैसा कि डायलॉग एक फिल्म में है कि जब मैं कमिटमेंट देता हूँ तो अपने आप की भी नहीं सुनता। तो ये धनिष्ठा नक्षत्र वाले लोग हो सकते हैं। तो राखी गुलजार, ये भी इनका भी नक्षत्र इसमें है। मतलब चित्रपट सृष्टि के हो, या राजकारण के हो, या खेल में जो लोग हैं वो हो, तो बहुत सारे लोग इस नक्षत्र से जुड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ा आपको यश देने वाला ऐसा यह नक्षत्र है। तो इस तरह से हमने आज मंगल के 3 नक्षत्र देख लिए, कि जो पहले मृगशीर्ष, फिर उसके बाद में चित्रा नक्षत्र, जिसके बाद में धनिष्ठा नक्षत्र, और ये तीनों अपने आप में अलग अलग उसके स्पेसिफिकेशंस है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो भी हमने आज देख लिए हैं। तो ये सब सुनने के बाद में मैं आशा करता हूँ कि आप मंगल ग्रह को कभी अमंगल नहीं समझोगे। इतना शुभत्व देने वाला मंगल है जो कि आपको जिंदगी में बहुत ऊपर उठाकर प्रगति की ओर अग्रसर करता है। थैंक यू। Brief it in 2 minutes. Sir has taught us today 3 nakshatras which are related to Mars. One is Mars in Taurus, that is a fixed sign and a sign dominated by, or not dominated. The owner of the sign is Venus. So we have got Mars and Venus combination. When you have got your planets in Mrikshirsha in Taurus. So here the Mars behaves like Venus. So when we have got Mars-Venus combination, then sexuality, sensuality is definitely going to be very high out here. Then second is Mars-Gemini. Then it is the combination of Mercury. So it is intellect basically, where intellect would be fast, impatience, inconstancy, inquisitiveness will also come in Gemini because it's a windy sign. Again, it is a intelligent sign. So active, speedy,
creativity part would be more in Taurus, and the speed part would be more in a dual sign. Now, because Mercury sign Gemini is dual, so there will be duality. So there will be confusion. So that wondering and inconstancy and need for a support or partner would be there when it comes to Gemini, and they are unstable and restless in nature. So earth element, it would be different, and in Gemini where we have got a wind element which is present. So wind means expression. Again, then we discuss about they have got strength in their legs, and they have connection to spiritualism. Like sir had given an example of Osho. Osho had Mrik Shirsha ascendant, where he used where he defined the concept of religion or spiritualism in a different fashion. Then we come to Chitra Nakshatra. Chitra Nakshatra is present in Virgo and Libra. Now Virgo again is an earthy sign. Now, being a sixth sign of zodiac, so you can say that they feel delusion that they're surrounded by enemies, and they will have a lot of enemies. And being Virgo, again, they will be argumentative in nature because of Mercury element. So Mars Mercury combination out here means arguments. So they will be talkative, argumentative in nature. They will be extremely critical. Then when it comes in Libra, that is a combination of Mars and Venus. So seventh house is house of exhibition. So it is excellent for art actors. So according to me, it can be very good for action heroes because Mars is concerned. Mars comes up out here. So aggression, again, exhibition in an aggressive fashion. So it can be aggression related to sex. So they can have a very strong sexual desire. So that could be their weakness. So when it comes to sixth house Virgo, it will be critic, and when it comes to seventh house, it would be exhibitionism. So impatience characteristic would be there because that is the inherent characters of Mars. Anger is also inherent character. Speed is the inherent character of Mars. So these characters we have to combine it with Mercury and Venus. Then last is Dhanishta Nakshatra. It is the part of Panchak, or the last 5 nakshatras, which sir has explained. So like being in Makar Rashi, Makar means Prithvi Tattva again. So you have to put in a lot of efforts, but patience and efforts gives you success because Mars is exalted in Makar Rashi. So success can occur late, but it definitely comes up. So I can tell you my example. It came late, but it definitely came. So they are good in occult sciences, like sir has told. Then Aquarius, when in Aquarius we get a wind element where extremely intelligent. So Aquarius is a Rashi of PhDs. When Mars comes, so they will be extremely intelligent. They will be interested, let's say, in army or warfare. Also, we can think about Aquarius out here. And commitment, like sir told about Bhishma Pitama in Mahabharata. So they're committed, dedicated, and that commitment or dedication can be their weakness also. So from movable, it has gone to a fixed Rashi. So this is a briefing of today's lecture. Sir, one question. Yes. So in Aquarius, we have got Mars and Saturn combination. It is a wind sign. So we can think about army, or we can think about something like this atom bomb, or this research in this type of work. Can it be considered? Because Aquarius, Saturn sign and Mars together, an intellectual sign, and wind element being strong and a fixed sign. Actually, they are war planners. War planners. Plan करते हैं. Yes, and आपने जैसे कहा कि they can be a creator of bombs or creator of certain war related things.
कोई प्लेन बनाएंगे, कोई वॉरशिप बनाएंगे, वगैरह वगैरह, लाइक दैट, बिकॉज द टेक्निकल पार्ट इज देयर। जैसे कि और कैप्रिकॉन में क्या होता है कि वो खुद जाएंगे लड़ाई करने, वो ऑफिसर रहेंगे लेकिन खुद लड़ेंगे। तो राइट सर। रणआंगन में खुद लड़ने वाला मार्स जो है वो कैप्रिकॉन का होगा, और एक्वेरियस का जो कुंभ राशि का जो मार्स है वो बैठकर बहुत अच्छी प्लानिंग करेगा उस वॉर की, कि उस कैसे लड़ा जाए, उसका प्लानिंग कैसे हो, वगैरह वगैरह, वो सब बराबर एकदम वो तो स्मॉल स्मॉल माइक्रो लेवल पर प्लानिंग करेगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट। ओके सर, और एक वन इज चीज हम फिजिकल लोग एंड ने, वन इज इंटेलेक्चुअल। वन इज इंटेलेक्चुअल, फिजिकल तो हम है, लोग ने और, इंटेलेक्चुअल। यस। राइट सर। सर एक जैसे एक्वेरियस साइन हम लोग बोलते हैं सबसे छोटी साइन रहती है ना सर जोडियाक में। नहीं, सबसे छोटी पीसेस है, मीन है। मीन से सबसे छोटी थोड़ा मीन है। सा 2 मिनट कम। हाँ, 2 मिनट कम एक्वेरियस। अच्छा तो मतलब एक्वेरियस में 90 हम मिनट लोग ने हाँ, तो हम लोग 97 ने मिनट एक्वेरियस 97 मिनट। 97 मिनट्स का, तो दैट इज वाई एक्वेरियस मतलब कम दिखाई देते हैं। और सेकेंड थिंग हम लोग ने सर देखा कि एक्वेरियस में जो डैमेज मतलब जो डिसीजेस होते हैं, नहीं तो जो डैमेज होता है किसी को, जैसे ब्रेन डैमेज है, नहीं तो कुछ इंजुरीज है, वो डिफिकल्ट रहते हैं हम लोग ने मतलब जो मैंने ऑब्जर्व कॉम्प्लेक्स, किया हाँ, है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स रहते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड। डिफिकल्ट टू ट्रीट, कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं तो डिफिकल्ट टू ट्रीट, ये सही है सर? यस यस, दैट इज ट्रू। वो कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं बिकॉज वो राशि वैसी है ना, टेक्निकल राशि हो, तो उसमें कॉम्प्लिकेटेड यंत्र कैसे रहता है, कोई भी जो मशीनरी है वो क्या है, वो कैसे रहता है, उसमें बहुत सारे वायरिंग, बहुत सारे पार्ट्स, ये सब कॉम्प्लिकेटेड रहता है ना। उसी तरह हम्म। से वो भी फिर जो डिसीज होते हैं वो जरा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ओके सर, विल नॉट